हेलो दोस्तों, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का पहला चैप्टर यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत यानी कि जिस भारत को आज हम जानते हैं, इस भारत को आज़ादी मिलने से पहले भी कई वर्षों तक गुलामी का गुलामी के अधीन रहना पड़ा। यानी कि 700 वर्षों तक हम मुग़लों के अधीन रहे और 200 वर्षों तक ब्रिटिशियों के अधीन रहे। उसके बाद में परिणाम स्वरूप सन 1947 के 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को हमारे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी प्राप्त हो जाने के बाद में हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतवर्ष यानी कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया गया, जिस भाषण का नाम था, वो प्रसिद्ध भाषण जो था वो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया, जिस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे स्टार्टिंग के अंदर आपके अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत यानी कि भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। और अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो आपको आंसर देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था उसको क्या कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उस भाषण को जाना जाता है। अब हुआ ये, हमारे भारत को आज़ादी तो प्राप्त हो गई थी, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, आज़ादी मिल जाने के बाद में यहाँ पर ये देखा गया कि आज़ादी से पहले ही वहाँ की जनता दो बातों पर चर्चा कर रही थी, यानी कि दो बातों पर सहमत थी। जब हमारे को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी तो भारत के अंतर्गत दो बातों पर सभी लोग सहमत थे। पहला ये कि जो भारतीय सरकार अब जो स्थापित होगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, जो कि जनता के पक्ष में बात करेगी, जनता के भले के लिए बात करेगी, जनता के साथ के लिए बात करेगी। दूसरी सहमति आम जनता की थी कि प्रत्येक नागरिक का भला हो, जो भी व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो भारतवर्ष में निवास करता है उस व्यक्ति तक सरकार जो है उसका भला करेगी। तो ये दो बातें जो थी जिस पर सभी आम जनता सहमत थी। क्वेश्चन आपका आता है कि वो कौन सी दो बातें थी जिस पर सभी आम जनता सहमत थी, तो वो ये दो बातें थी, लोकतांत्रिक सरकार का गठन और दूसरा सरकार जो है प्रत्येक नागरिक के भले के लिए बात करेगी। तो ये थे हुए हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात। अब हम बात करते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस की। तो जो हमारे इस चैप्टर में से सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियाँ आई थी। तो देखिए, अब एक हमारा जो भारत है यानी कि नेशन जो है डेवलपमेंट की तरफ आगे चल रहा था। तो जैसी आज़ादी प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त हो जाने के बाद में भारत के सम्मुख ये तीन समस्याएं जो है अपना मुंह बाए खड़ी थी, यानी कि मुंह लेकर खड़ी हुई थी ये तीन समस्या। वो तीन समस्या कौन सी है, तो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट इंडिकेट कर दिए हैं। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, मैं इलेबोरेट जो मैं आपको कर देता हूँ। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि मुख्य तीन चुनौतियों में एकता के सूत्र में बांधना। पहला टॉपिक आपका ये है, यानी कि आपको इसके अंदर लिखना है कि भारत जो तमाम विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के और बहुत सारे धर्म अनुयायी लोग जो हैं इसके अंदर रहते थे। तो भारत की सबसे पहली जो समस्या थी वो क्या थी, इन सभी को एकता के सूत्र में बांधना है। एकता के सूत्र में बांधने से यहाँ पे तात्पर्य है जैसे कि अलग अलग मोती जिनको एक माला के अंदर पिरोना था। तो पहली चुनौती हमारी ये थी। दूसरी चुनौती में आपको लिखना है लोकतंत्र कायम करना, यानी कि जो दूसरी चुनौती थी वो लोकतंत्र कायम करने की थी, क्योंकि अभी तक हमारा भारत जो था वो गुलाम था। गुलामी से पहले भी यहाँ पर हम बात करें तो कभी राजतंत्र, कभी कुलीन तंत्र, और फाइनली हमारे भारत को 900 वर्ष की गुलामी झेलने के बाद में अब जो है लोकतंत्र के सुगंध और अच्छे मौसम में सांस लेने का जो है मौका मिला। तो चलिए देखते हैं तीसरी चुनौती हमारी क्या थी, दूसरी चुनौती क्या थी हमारी, लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र कायम करने की इसमें बताया गया कि भारत के अंतर्गत संसदीय प्रतिनिधित्व वाली जो प्रणाली अपनाई गई, जिसके अंतर्गत भारत में नागरिकों को
वो नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराए गए, जिसकी वजह से लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। अब लोकतंत्र स्थापित करना यहाँ पर जो चुनौती क्यों थी, वो इसलिए क्योंकि जब कोई नई चीज़ लागू होती है तो पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम समझ तो लेते हैं, बट उसको स्थापित भी करना होता है। तो लोकतंत्र तो आ गया था, परंतु इसे कायम भी करना था, और इसको कायम करने के लिए यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार भी मुहैया कराए गए। तीसरी चुनौती जो थी वो समूचे समाज का कल्याण या समूचे समाज का विकास थी। इसके अंदर बताया गया कि हमारे भारत के सभी लोगों को, यानी कि संपूर्ण भारत को समूचे कल्याण का विकास करना है, समूचे समाज का विकास करना है, जिसके अंतर्गत किसी भी जाति, किसी भी धर्म, गोरा, काला या किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात ना की जा सके। और ये तीसरी चुनौती हमारे भारत के सामने थी। ये 3 चुनौतियां हमारी मैंने आपको ख़त्म कर दी हैं, यानी कि बता दी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि जिस भारत को सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, वो 2 देशों के अंतर्गत तब्दील हो गया, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो ये बात आती है कि ये जो राष्ट्र था ये 2 भागों में क्यों तब्दील हो गया था, तो इसके पीछे कारण था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की थी। आखिर ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था क्या? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से तात्पर्य था कि मुस्लिमों ने ये कहा, We don't want to live together with Hindus, we want separate countries for Mohammedans, के हम लोग क्या चाहते हैं, मुस्लिम्स के लिए, मोहम्मडन्स के लिए हम लोग जो एक अलग कंट्री चाहते हैं। यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का अर्थ था कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अपितु हिंदू और मुस्लिम 2 कौमों का देश है। इसीलिए मुस्लिमों ने अपने लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, जिसको द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का नाम दिया गया। इससे आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि किस तरीके से समस्या यहाँ पर आई थी और भारत जो है विभाजन की ओर अग्रसर होने लगा। तो शुरुआत करते हैं हम कि जो विभाजन की जो बात हुई, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है विभाजन के लिए देखा गया कि धर्म को जो है विभाजन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है पॉइंट बनाया गया कि धर्म के आधार पर जो विभाजन किया गया, और कहा गया जिस इलाके के अंतर्गत, जिस क्षेत्रफल के अंतर्गत, जिस क्षेत्रीय एरिया के अंदर मुस्लिम संख्या बहुसंख्यक होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा, और जिस क्षेत्र के अंतर्गत हिंदू संख्या बहुसंख्यक होगी वो जो है हिंदुस्तान कहलाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की क्या कि खान अब्दुल गफ्फार खान, एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस बात को रोकने की बहुत कोशिश की कि अभी आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम सब साथ थे, अब आज़ादी के बाद में हम लोग अलग नहीं होना चाहते, परंतु इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। और आगे क्या हुआ कि ऐसे ही और भी समस्याएं निकलकर सामने ये आई कि अब अल्पसंख्यकों का क्या होगा। अल्पसंख्यक यानी कि जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्रफल के अंतर्गत जिन मुस्लिमों की आबादी कम थी वहाँ पर हिंदुओं ने उन पर दबाव डालना शुरू किया, जहाँ हिंदुओं की आबादी कम थी वहाँ मुस्लिमों ने दबाव डालना शुरू किया। तो अल्पसंख्यकों की समस्या थी कि अब इनके साथ सरकार कैसा बर्ताव करेगी। और उसके बाद में एक और समस्या ये थी कि सभी लोग इस प्रकार के संदेह की दृष्टि के अंदर बंधे हुए थे कि जिस भारत को या जिस देश को वो अपना समझते थे वो आज विदेशी बन गए हैं। यानी कि लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो जहाँ पर आज निवास कर रहे हैं वो क्षेत्रफल हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान में है। तो ये समस्या जो थी हमारी विभाजन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका विभाजन के परिणाम, यानी कि जो आपका राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां वाला जो चैप्टर है, मैं आपको इतनी तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूं। तो देखिए जरा, यहाँ विभाजन के परिणाम में सबसे पहला परिणाम आया जनसंख्या स्थानांतरण, यानी कि विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या का स्थानांतरण जो हुआ है उसमें से ये भी एक था, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तकरीबन 80 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हुए, और 5 से 10 लाख लोगों की जो यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। दूसरा हमारा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जब हम किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे धर्म को उस धर्म से
कम आंकते हैं तो वहाँ पे सांप्रदायिकता का उदय होता है। हिंदू मुस्लिम अगर अपने आप में अपने धर्म को ज़्यादा महत्वता देने लगते हैं और दूसरे धर्म को हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर सांप्रदायिकता वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे विभाजन का परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं ने मुस्लिमों के एरिया में जाना छोड़ दिया और मुसलमानों ने हिंदुओं के एरिया में जाना छोड़ दिया। कलकत्ता, लाहौर और अमृतसर जैसे क्षेत्र जो शहर थे वो सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए, जहाँ पर एक दूसरे की जान की हानि होने लगी थी। उसके बाद में अल्पसंख्यकों की समस्या कि ईसाई, पारसी, बौद्ध और अन्य और भी जो अल्पसंख्यक थे, अब उनके साथ सरकार का रवैया कैसा रहेगा। और उसके बाद में शरणार्थियों की समस्या, यानी कि जो लोग पाकिस्तान यानी कि अब जो भारत के अंदर का क्षेत्रफल नहीं है वहाँ से आए हुए लोगों के साथ में सरकार किस प्रकार से ट्रीट करेगी उनको, तो शरणार्थियों का पुनर्वास भी एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर मौजूद थी। तो ये था आपका विभाजन के परिणाम। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रजवाड़ों का विलय। तो रजवाड़े होते क्या हैं? रजवाड़ों को हम रियासत भी बोलते हैं, देसी रियासत। रजवाड़े यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते हैं उन क्षेत्रों को हम रजवाड़ों के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में हमारे भारत में देसी रजवाड़ों की जो संख्या थी वो टोटल 565 थी। अब रजवाड़ों की समस्या की वजह से यहाँ पर हमें 3 बातें जानने को पता चली। पहली बात यह थी कि भारतीय संघ के अंतर्गत सभी रजवाड़े जुड़ना चाहते थे, कुछ रजवाड़े जो थे वो जुड़ना चाहते थे। भारत सरकार का रवैया थोड़ा लचीला था, जिस वजह से भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा महत्वपूर्ण, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा दिया गया। तीसरा हमारा क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि भारत के सामने जो रजवाड़ों को लेकर क्षेत्रीय अखंडता की समस्या जो है वो सामने आई थी। उसके बाद में बताया गया कि भारतीय संघ के अंतर्गत जिस तरीके से रजवाड़ों को जोड़ा गया, तो वो जो रजवाड़े जो जुड़े थे तो उस समय जो सहमति पत्र था उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारत में उस समय कुछ ऐसे रजवाड़े मौजूद थे जिनका भारत में विलय करना बहुत ही कठिन रहा। वो रजवाड़े थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। ये रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारत में विलय कराने में बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इस पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय होने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रजवाड़ों के सहमति पत्र को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आया आपका यहाँ पर हैदराबाद जो था, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। 1947 के अंतर्गत यथास्थिति बहाल करने के लिए भारत के साथ समझौता हुआ था, परंतु क्या हुआ, वहाँ पर किसान और वहाँ पे महिलाओं ने जो है निज़ाम के खिलाफ जो है वहाँ पर आंदोलन कर दिया। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए निज़ाम ने, हैदराबाद के शासक निज़ाम ने अपने अर्धसैनिक यानी कि रजाकारों को उनको ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। रजाकार एक नंबर के सांप्रदायिकी हुआ करते थे। उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ में बलात्कार, मारपीट और चोरी जैसी घटनाओं को वारदात दी। उसके बाद में 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और वहां पर रुक कर जो है युद्ध चलता रहा। और फाइनली हुआ क्या, हैदराबाद को भी भारत के अंतर्गत जोड़ लिया गया और हैदराबाद वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका था मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है यथास्थिति बहाल स्थिति बनी रहे, परंतु वहाँ के रजवाड़े की समस्या सबसे पहले ये थी कि भारत के अंतर्गत मणिपुर को जोड़ने के लिए बोला गया कि हम सबसे पहले यहाँ पे सार्वभौमिक चुनाव कराएंगे। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार चुनाव यानी कि हमारे भारत के जो प्रथम आम चुनाव थे वो 1952 के अंतर्गत 1951 से 52 के अंतर्गत हुए थे, परंतु देखा जाए तो 1948 में सबसे पहले जून 1948 में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो मणिपुर के अंदर हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्यों का पुनर्गठन। खत्म होने वाला है आपका लास्ट चैप्टर है, खत्म होने वाला आपका लास्ट टॉपिक है, तो जल्दी से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों को दोबारा गठित करने की मांग की गई थी, यानी कि भाषा के आधार पर वहाँ पर जो है बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाना था। तो सन 1920 में नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत ये बात रखी गई थी कि जब हमारे को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी तो आफ्टर गेटिंग फ्रीडम अब जो क्या होगा कि राज्यों को वहाँ की भाषा के आधार पर, बोली जाने वाले आधार पर उनको अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है आंदोलन होना शुरू हुआ। उस आंदोलन के अंतर्गत
गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए और अनिश्चित भूख हड़ताल के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद 1952 में केंद्र सरकार हाँ या ना के उलझने में अटकी हुई थी और फाइनली उन्होंने क्या करा, आंध्र प्रदेश नाम का भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना दिया। उसके बाद 1953 के अंदर सरकार को ऐसा आभास होने लगा कि और भी राज्य भाषा के आधार पर अपने आप को गठित करने की मांग करने लगेंगे। इसी को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी गई और फाइनली हुआ क्या कि 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत ये डिसाइड किया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अब जो है भारत के अंदर होंगे और वर्तमान समय में इनकी संख्या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत तब्दील हो चुकी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, वो मैंने इस पूरी वीडियो के अंतर्गत अपने अच्छी तरीके से एफर्ट्स लगाकर पूरा ख़त्म कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।